हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुंडा एजुकेशन पॉइंट में। मैं धर्मेंद्र कुमार स्वागत करता हूं। दोस्तों, संविधान के इस सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान के नागरिकता के बारे में और देखेंगे कि नागरिकता का संबंध संविधान के किस भाग से है और किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं नागरिकता। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नागरिकता का संबंध हमारे संविधान के भाग 2 में किया गया है और इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक प्रावधान किया गया है और इसमें कुल मिलाकर 7 अनुच्छेद शामिल किए गए हैं। अनुच्छेद 5 में संविधान के आरंभ पर नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 6 की बात किया जाए तो ये कहा गया है पाकिस्तान से भारत आने वाले को नागरिकता दिया जाएगा, उसके लिए क्या प्रावधान रहेगा। अनुच्छेद 7 में कहा गया है भारत से पाकिस्तान जो व्यक्ति चले जाएंगे उनके लिए नागरिकता का क्या प्रावधान रहेगा। अनुच्छेद 8 की बात किया जाए तो इसमें यह कहा गया है मूल वंश के आधार पर नागरिकता कैसे दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है ऐसे व्यक्ति जो भारत में नहीं हैं बल्कि किसी अन्य देश में है लेकिन वह मूल वंश के हैं तो उन्हें कैसे नागरिकता दिया जाएगा। 9 में है विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर नागरिकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका उल्लेख किया गया है। 10 पे अनुच्छेद 10 में है नागरिकता का बना रहना और समाप्त होना। अनुच्छेद 10 में इसका प्रावधान किया गया है कि कब तक नागरिकता बना रहेगी, अगर इसका नागरिकता छीना जाएगा तो किसके द्वारा छीना जाएगा। अनुच्छेद 11 में कहा गया है नागरिकता के संबंध में संसद को कानून बनाने का अधिकार है। तो इन सभी अनुच्छेदों पर आज हम लोग जो है चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अनुच्छेद 5 से, लेकिन उसके पहले हम लोग ये देखेंगे कि वास्तव में ये नागरिकता है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, कोई भी देश हो तो उसमें जो लोग होते हैं वह 2 प्रकार के लोग पाए जाते हैं, या कह सकते हो जो जनता पाई जाती है वह 2 प्रकार के पाए जाते हैं। मान लीजिए कोई देश है, तब एक तो उस स्वयं के देश के नागरिक होंगे और साथ ही साथ कुछ जो है विदेश के लोग होंगे। सीधी सी बात है, जो समय चल रहा है एक देश से दूसरे देश में लोग जाते रहते हैं। अब किसी भी काम से जा सकते हैं, काम करने के लिए जा सकते हैं, घूमने टहलने के लिए भी जा सकते हैं, वहाँ कुछ काम करने के लिए भी जा सकते हैं, किसी भी कारण से जा सकते हैं। तब जो लोग देश के रहते हैं उन्हें कुछ अधिकार देने के लिए इन्हें जो है नागरिकता दिया जाता है। क्या दिया जाता है? नागरिकता दिया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, अब बात करेंगे नागरिकता का वास्तव में लाभ क्या है और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को जो नागरिकता दिया जाता है तो ध्यान दीजिएगा हमारे जो मूल अधिकार दिए गए हैं, जैसे बात किया जाए मूल अधिकार के कुछ अनुच्छेद जो है सिर्फ नागरिकों को ही मिलते हैं, वह विदेशियों को नहीं मिलते। जैसे अनुच्छेद 15 की बात किया जाए धर्म और स्वतंत्रता की बात की गई है। 16 की बात किया जाए लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात की गई है। अनुच्छेद 19 की बात किया जाए स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इसी प्रकार 29 और 30 की बात किया जाए जिसमें अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। ये सिर्फ नागरिकों को ही दिए गए हैं, विदेशियों को नहीं दिया गया है। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ जब इन्हें अधिकार दिया गया है तो कुछ कर्तव्य भी देना पड़ेगा, तो इन्हें कर अदा करने का कर्तव्य दिया गया है। साथ ही साथ जो राष्ट्रीय परंपरा हैं या साथ ही साथ या कह सकते हो राष्ट्रीय आंदोलन हो गए, राष्ट्रीय झंडा हो गया, राष्ट्रगान हो गया, इन्हें इसका सम्मान भी करना पड़ेगा। हालांकि ये नहीं कह सकते हैं कि विदेशी उसका अपमान करेंगे, लेकिन ये चाहे तो उसका सम्मान करें या ना करें, लेकिन अपमान ये भी नहीं कर सकते। जिस देश में इनको रहना है उस देश के किसी भी चीज़ का अपमान नहीं करेंगे ये भी, बशर्ते कि इस तरीके से जितना सम्मान ये देंगे उतना सम्मान ये नहीं देंगे, वो दूसरी बात है। ठीक है दोस्तों, मतलब हम लोगों ने देखा कि नागरिकता के आधार पर विभिन्न प्रकार के अधिकार दिए जाते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं अनुच्छेद 5 से। अनुच्छेद 5 में कहा गया है संविधान के आरंभ पर नागरिकता। थोड़ा ध्यान से समझिएगा दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि हमारा देश जो है वह 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो जाता है। 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो जाता है और जब हमारा देश आज़ाद होता है तो एक देश नहीं होता है बल्कि 2 देश होते हैं। एक होता है भारत और एक होता है पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ
भारत का संविधान जो है वह 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया जाता है। आप ध्यान से समझिएगा। जब भारत देश, ये मान लीजिए भारत देश है, ये पाकिस्तान देश है। अब ध्यान से समझिए अनुच्छेद 5 को। अनुच्छेद 5 में कहा गया है संविधान के आरंभ पर नागरिकता दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि 26 जनवरी 1950 के आधार पर लोगों को नागरिकता दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसमें यह कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 को भारत में अधिवासी हैं, उन्हें भारत की नागरिकता दिया जाएगा। अब बात करते हैं अधिवासी का मतलब क्या है। वैसे बात किया जाए तो हमारे संविधान में अधिवासी को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन अधिवासी का मतलब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार देखा जाए तो हम लोग कह सकते हैं अधिवासी का मतलब यह है कि वह व्यक्ति जो वर्तमान समय में उस क्षेत्र में रहता हो और अनिश्चित काल तक यहाँ पर रहने का इच्छुक हो, उसी व्यक्ति को अधिवासी कहा जाता है। कहने का मतलब ऐसे व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 को भारत में रह रहे हैं और वह अनिश्चित समय तक, इसकी कोई लिमिट नहीं है, अनिश्चित समय तक भारत में रहना चाहते हैं, तो उसे भारत की नागरिकता संविधान के अनुच्छेद 5 के अनुसार दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए 3 प्रावधान किए गए। पहली बात तो ये कहा गया कि अधिवासी होने के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि उसका जन्म भारत में हुआ हो। दूसरे नंबर पे कहा गया अगर मान लीजिए जन्म भारत में ना हुआ हो तो उसके लिए यह ज़रूरी है कि उसके माता पितामही, दादा दादी इसमें से किसी का भी जन्म भारत में हुआ हो। मान लीजिए उसका भी जन्म भारत में नहीं हुआ, उसके माता पिता का भी जन्म भारत में नहीं हुआ है, फिर भी उसे नागरिकता भारत की दिया जाएगा, बशर्ते कि उसके लिए यह ज़रूरी है कि वह वर्तमान समय में भारत का अधिवासी भी हो और कम से कम 5 साल से भारत में रह रहा हो। कहने का मतलब ये है, अनुच्छेद 5 ये कहता है कि अगर 26 जनवरी 1950 को कोई व्यक्ति भारत में रह रहा है तब उसे भारत का नागरिक माना जाएगा अनुच्छेद 5 के अनुसार। लेकिन या तो उसका जन्म भारत में हुआ हो, या तो उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ है, या मातामही पितामही, या वह कम से कम 5 साल से भारत में रह रहा हो। तो ये कहता है हमारे संविधान का अनुच्छेद 5। अब बात करते हैं अनुच्छेद 6 की। इसमें कहा गया है पाकिस्तान से भारत आने वाले को नागरिकता। हम लोग जानते हैं कि पहले जो है भारत सिर्फ एक ही देश हुआ करता था, लेकिन बाद में भारत और पाकिस्तान 2 देश हो गए, भारत में ही विभाजन हो गया। अब जो पाकिस्तान का विभाजन होता है वह मुस्लिम आबादी के आधार पर होता है, और जो हिंदुस्तान होते हैं इनको अधिकार दिया जाता है, जो लोग चाहें, जो मुस्लिम वर्ग चाहे वह पाकिस्तान में जा सकते हैं, और पाकिस्तान से भी कोई मुस्लिम वर्ग का व्यक्ति चाहे तो वह भारत में आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ के जो लोग भारत में आना चाहते थे उन्हें ये कहा गया अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में आना चाहता है तो उसे भी भारत की नागरिकता दिया जाएगा अनुच्छेद 6 के अनुसार। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आना चाहता है तो अनुच्छेद 6 के अनुसार उसे भी भारत की नागरिकता दिया जाएगा। लेकिन इसमें यह कहा गया कि अगर वह व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के पहले आ जाता है तब उसके लिए रजिस्ट्रेशन की कोई प्रक्रिया नहीं है। लेकिन अगर वह व्यक्ति 19 जुलाई 1948 को या 19 जुलाई 1948 के बाद आता है तो उस व्यक्ति को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आना चाहता है तो अनुच्छेद 6 के अनुसार उसे भारत की नागरिकता दिया जाएगा। लेकिन अगर वह व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के पहले आ जाता है तब कोई दिक्कत नहीं है। अगर 19 जुलाई 1948 को आता है या उसके बाद आता है तो उसे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा कि हाँ हम भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, तब उसे भारत का नागरिकता दिया जाएगा।
ये है अनुच्छेद 6। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों अनुच्छेद 7 को। अनुच्छेद 7 में अधिकांश विद्यार्थी गलती ये कर देते हैं कि इसमें ये कहा गया है भारत से पाकिस्तान जाने वाले को नागरिकता। इसमें सिर्फ ये कहा गया है, थोड़ा समझिएगा, इस अनुच्छेद का प्रावधान ये है कि मान लीजिए भारत से कोई व्यक्ति पाकिस्तान जाता है, भारत से कोई व्यक्ति पाकिस्तान जाता है, लेकिन वह वहाँ पर कुछ दिन रहता है और कुछ दिन रहने के बाद उसे लगता है कि वास्तव में हम पाकिस्तान में नहीं रह पाएंगे, हम भारत में ही रहेंगे, तो उसे भी भारत में आने की अनुमति है, उसे भी भारत की नागरिकता दिया जाएगा। इसका मतलब ये है दोस्तों, अनुच्छेद 7 ये नहीं कहता है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले को नागरिकता। अनुच्छेद 7 ये कहता है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले और पुनः वहाँ से वापस आने पर उन लोगों को भी अनुच्छेद 7 के अनुसार नागरिकता दिया जाएगा। इसका मतलब भारत से कोई गया पाकिस्तान और पाकिस्तान से पुनः वह वापस आता है तो उसे भी भारत की नागरिकता दिया जाएगा। और किस अनुच्छेद के अनुसार? तो अनुच्छेद 7 के अनुसार। लेकिन इनके लिए भी वही प्रावधान किया गया कि अगर वह व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के पहले आ जाता है तब रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद आते हैं तो उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रजिस्ट्रेशन तब होगा जब वह कम से कम 6 माह तक भारत में रह लें। इसका मतलब यहाँ से यहाँ गए, अब यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, तो यहाँ पर जब आएंगे तो पहले 6 माह तक रहेंगे और उसके बाद अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आ रहे हैं तो उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तब वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। ये है आपका अनुच्छेद 7। अब बात करते हैं अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 में है मूल वंश के आधार पर नागरिकता। ठीक है दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में भी और आज़ादी के पहले भी भारत से लोग विदेशों में जाया करते थे और वहाँ पर अपना काम करते थे। कहने का मतलब ये है जीवन यापन करने के लिए विभिन्न प्रकार के काम करते थे। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने उन्हें भी ये कहा कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति भारत का है, भारतीय मूल वंश का है और वर्तमान समय में भारत में नहीं है, किसी अन्य देश में है और वह भी चाहता है कि हमें भारत की नागरिकता दिया जाए, तो उसे भी भारत की नागरिकता दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए यह ज़रूरी था कि वह जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले। क्या करवा ले? अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से समझिएगा, इसमें सिर्फ यही नहीं पूछा जाएगा कि मूल वंश के आधार पर नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया। ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 को भारत के बाहर रहते थे, उन्हें नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 8 में। उसके बाद कहा गया है अनुच्छेद 9। देखते हैं, अनुच्छेद 9 में कहा गया है विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर नागरिकता। तो दोस्तों हमारे संविधान में ये कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत की नागरिकता उसकी स्वतः समाप्त हो जाएगी। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति भारत का है, कोई व्यक्ति भारत का है और भारत से किसी अन्य देश जाता है और वहाँ पर जाने के बाद वह उस देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो जैसे ही वह व्यक्ति इस देश की नागरिकता ग्रहण करेगा उसके भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये प्रावधान किया गया है 26 जनवरी 1950 के लिए। मतलब 26 जनवरी 1950 के पहले कोई भारत की नागरिकता लेता है और उसी समय वह किसी अन्य देश में रहता है और उस देश की भी नागरिकता ले लेता है, तो उस देश की नागरिकता जैसे ही लेता है तो उसके भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। यह प्रावधान किया गया है 26 जनवरी 1950 के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर वर्तमान समय की बात किया जाए ये सही है कि नहीं से सही है, तो आज भी वो प्रावधान है, दूसरी बात है। लेकिन वर्तमान समय में संसद चाहे तो जिस तरह से नियम कानून बनाना चाहे वो बना सकती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं अनुच्छेद 10 पर। अनुच्छेद 10 में कहा गया है नागरिकता का बना रहना। इसमें यह कहा गया है कि नागरिकता का बना रहना का मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति की नागरिकता को सिर्फ संसद द्वारा बनाए गए नियम और कानून के अधिकार पर ही छीना जा सकता है। संसद द्वारा बनाए गए नियम और कानून के आधार पर ही किसी व्यक्ति के नागरिकता को छीना जा सकता है। बस ये है
अनुच्छेद 10। और अनुच्छेद 10 को ही कहा जाता है नागरिकता का संरक्षक, क्योंकि सिर्फ ये बताता है कि किसी भी व्यक्ति के नागरिकता को आसानी से छीना नहीं जा सकता जब तक कि उस पर संसद कानून न बनाए। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अनुच्छेद 11 पर। अनुच्छेद 11 में है नागरिकता के संबंध में संसद को कानून बनाने का अधिकार। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये अनुच्छेद 5 से लेकर 10 तक जो भी प्रावधान किया गया है, ये प्रावधान किया गया है 26 जनवरी 1950 के लिए, कि ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जो 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक होंगे। 26 जनवरी 1950 के बाद भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए या नागरिकता समाप्त करने के लिए क्या अधिकार होगा, क्या नियम होगा, क्या कानून होगा, यह निर्धारित किया जाएगा संसद के द्वारा। कहने का मतलब ये है दोस्तों, वर्तमान समय में अगर किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता लेना है या नागरिकता को त्याग करना है तो वह 5 से लेकर 10 के अनुसार नहीं करेगी, वह अनुच्छेद 11 के अनुसार करेगी। और वह इस आधार पर करेगी कि संसद ने किस प्रकार के कानून बनाए हैं। संसद चाहे तो दोहरी नागरिकता दे सकती है, संसद चाहे तो जिस प्रकार से चाहे वह नागरिकता में संशोधन कर सकती। वैसे देखा जाए तो हमारे संविधान में ये कहा गया है कि संसद कोई भी ऐसा परिवर्तन नहीं कर सकती है जिससे आधारभूत जो ढांचा होता है वह नष्ट हो। तो दूसरी बात है, लेकिन बस इतना याद रखिएगा, वर्तमान समय में अगर किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता लेना है या समाप्त करना है तो ये पूरा का पूरा अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 11 में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब ये है अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 और 9, 10 ये बताता है कि 26 जनवरी 1950 को कौन कौन से व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे। अगर किसी व्यक्ति को वर्तमान समय में भारत की नागरिकता प्राप्त करना है या त्याग करना है तो अनुच्छेद 11 के अनुसार करेगा, और वह भी किस आधार पर करेगा कि संसद जिस प्रकार से कानून बनाया हो। तो अभी तक संसद द्वारा एक ही कानून बनाया गया है, नागरिकता अधिनियम 1955। और वर्तमान समय में नागरिकता से संबंधित जो भी नियम और कानून बनाए जाते हैं वह नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर ही बनाए जाते हैं। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे जो है नेक्स्ट देखेंगे कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति को वर्तमान समय में भारत की नागरिकता लेना हो तो क्या क्या प्रावधान करना पड़ेगा, अगर त्याग करना हो तो कैसे नागरिकता त्याग की जाती है। तो आज जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।